हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, संविधान की सीरीज में पिछली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 70 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 71 से शुरू करेंगे और अनुच्छेद 71 से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती। कहने का मतलब ये है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वह सही तरीके से नहीं हुआ है, तब इसके निर्वाचन को अगर चुनौती देना होगा तो चुनौती कहाँ दिया जाएगा और इस संदर्भ में जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो कार्रवाइयाँ क्या क्या होंगी, यही प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 में किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में अनुच्छेद 71 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 71 में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये 4 बातें हैं कौन कौन सी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 71 का फर्स्ट कहता है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देना है। अनुच्छेद 71 का फर्स्ट कहता है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देना है तो ऐसी चुनौती सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही दिया जा सकता है। कहाँ दिया जाएगा? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, और आगे कहता है, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जो है वह अंतिम होगा। निर्णय कैसा होगा? अंतिम होगा। इसका मतलब ये है कि इसके निर्णय को और कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 71 का फर्स्ट कहता है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देना है तो ऐसी चुनौती सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही दिया जा सकता है और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जो है वह अंतिम होगा। ठीक है, अब देखते हैं 71 का सेकंड क्या कहता है। अनुच्छेद 71 का सेकंड कहता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा। सेकंड कहता है यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कह दिया जाता है कि हाँ, ये जो चुनाव हुआ है वह सही तरीके से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस समय जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर होगा उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा, उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा। लेकिन और क्या कहता है ये समझिएगा। 71 का सेकंड कहता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, लेकिन उसके पद पर रहते हुए किए गए कार्य शून्य नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आज कोई राष्ट्रपति बनता है और आज से 15 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आता है कि आप राष्ट्रपति तो बने हो लेकिन आपका चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति पद पर है उनका पद तो रिक्त हो जाएगा, उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वह जितने दिन जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए होंगे उनके कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो। ठीक है, तो सेकंड कहता है कि पद तो रिक्त हो जाएगा। क्या होगा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, किंतु जो कार्य होंगे वो क्या होंगे? समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब देखिए तीसरा क्या कहता है। 71 का तीसरा कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए कानून बनाए। 71 का
थर्ड कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए कानून बना सकती है। कहने का मतलब ये है 71 का थर्ड ये संसद को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वह कानून बना सकती है। अब बात ये आती है, क्या संसद द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया है? तो हम लोग कहेंगे हाँ, संसद द्वारा कानून बनाया गया है। ठीक है, तो 71 में क्या है? संसद को अधिकार, संसद को कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, कोई कानून बनाया गया है तो हम लोग कहेंगे हाँ, एक कानून बनाया गया है जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। चलिए अधिनियम नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा एक्ट लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, 1952। और वास्तव में जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के अनुसार ही होता है। ये जो अनुमोदक और प्रस्तावक का प्रावधान किया गया है और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के अनुसार ही किए गए हैं। ठीक है, तो ये है 71 का थर्ड। अब चौथी बात क्या कहा गया है ये समझिएगा। अनुच्छेद 71 के चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 के चौथे में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि उसके निर्वाचक मंडल के सदस्य के पद जो है रिक्त थे। ध्यान से समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती है और इसका जो चुनाव होता है वह एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। जैसे राष्ट्रपति की बात किया जाए तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पर विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी राज्य में विधायिका नहीं है, किसी राज्य की विधानसभा नहीं चल रही है, या दो राज्यों की विधानसभा नहीं चली है, या कोई व्यक्ति उस समय नहीं है और राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, तो इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता कि हाँ वास्तव में हमने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाला है। अनुच्छेद 62 का फर्स्ट कहता है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो उसके पहले ही एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वो चाहे हो चाहे ना हो, चाहे जितनी भी संख्या में हो, राष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति ये कहे कि वास्तव में हमारे राज्य में विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वह वैध तरीके से नहीं हुआ है, तब अनुच्छेद 71 का फोर्थ कहता है कि इस आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। क्या है? निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, चुनौती नहीं दिया जा सकता। अब थोड़ा समझिएगा एक बार में। 71 का फर्स्ट कहता है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देना है तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में दिया जाएगा और उसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। ठीक है, सेकंड कहता है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद तो रिक्त हो जाएगा, लेकिन अपने पद पर रहते हुए वह जो भी कार्य किया होगा वह कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्य समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तीसरे में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वह कानून बना सकती है और इसके द्वारा संसद के द्वारा 1952 में एक कानून भी बनाया गया है।
ठीक है। चौथे में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके कुछ पद रिक्त हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो कोई व्यक्ति इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि हाँ वह कि निर्वाचक मंडल के पद जो है रिक्त थे। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट अलग समझ लीजिए। हमारे संविधान में ये कहा तो नहीं गया है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती हर एक व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर हम चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दे तो हम नहीं दे सकते। तो दे कौन सकता है, समझिएगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, या तो वह उम्मीदवार हो, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसने नामांकन पत्र भरा हो, या तो निर्वाचक मंडल का सदस्य हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि या तो वह उम्मीदवार हो राष्ट्रपति पद के लिए, या तो ऐसे व्यक्ति जो उसमें वोट डालते हैं उनमें से कोई हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं। एक, या तो वह उम्मीदवार हो और दूसरा वह उस निर्वाचक मंडल का भाग हो जो उसमें मतदान करते हैं। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 71। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 72। ये था अनुच्छेद 71। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जिस प्रकार अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद से ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो अनुच्छेद 161 में प्राप्त है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वह सभी विषयों पर प्राप्त है। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वह सभी विषयों पर प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वह सिर्फ राज्य सूची के विषयों पर ही प्राप्त है। कहने का मतलब ये है, राज्य द्वारा मान लीजिए कोई कानून बनाया जाता है और कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है और उसके एवज में किसी व्यक्ति को सज़ा दिया जाता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह उसके सज़ा को कम भी कर सकता है और माफ़ भी कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति समूचे देश के लिए जो भी नियम और कानून बनाया गया है और किसी व्यक्ति को चाहे जो कुछ भी सज़ा दिया गया हो वह उस सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझिएगा, अगर मृत्युदंड की बात किया जाए तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। लेकिन अगर राज्य सूची के किसी विषय पर किसी व्यक्ति को सज़ा दिया गया है मृत्युदंड का, तब राज्यपाल जो है मृत्युदंड के एवज में मृत्युदंड को न तो माफ़ कर सकता है न तो कम कर सकता है। कहने का मतलब ये, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तब वहाँ पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ भी करेगा वह राष्ट्रपति ही करेगा। अब इसकी सूची जो है चाहे जितनी बनाई जाए, राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वह संघ सूची के विषयों पर भी प्राप्त है, राज्य सूची के विषयों पर भी प्राप्त है, समवर्ती सूची के विषयों पर भी प्राप्त है। तब इसको ज़्यादा लंबा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन राज्यपाल को सिर्फ राज्य सूची के, या कह सकते हो समवर्ती में जिस पर जो है समवर्ती में वही प्राप्त है जहाँ पर राज्य सूची के द्वारा जो कानून बनाया गया उसके उल्लंघन पर किसी व्यक्ति को सज़ा दिया गया। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। बस इतना भी याद रखोगे कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है,
और राष्ट्रपति पूरे देश के लिए जो भी कानून बनाया गया है उसके एवज में चाहे जो कुछ भी सज़ा दिया गया हो, राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है। राज्यपाल सिर्फ राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के अगर कोई कानून बनाया गया उसका उल्लंघन करता है तो वह माफ़ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को वह माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 73 पर। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। थोड़ा इसको समझिएगा। ये मान लीजिए ये है आपका देश, ये क्या है, ये है देश, और यह जो है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, इधर देख लेते हैं। ये है मान लीजिए अनुच्छेद 73, ये है मान लीजिए आपका देश, क्या है, ये जो है देश, और यह देश जो है कई छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना हुआ है। जब कई छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना हुआ है तब इस देश को कहा जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, और इसे कहा जाएगा राज्य। तो अब अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चूंकि हम लोग अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक पढ़ रहे हैं संघ की कार्यपालिका, तो यहाँ पर दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और ये है देश, इसके लिए जो कानून बनाया जाता है वह बनाया जाता है संसद के द्वारा। आप ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और ये जो संसद है वह पूरे देश के लिए नियम और कानून बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो होगा वहाँ तक होगा जहाँ तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इसका मतलब यह है संसद समूचे देश के लिए कानून बना सकती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का भी काम है कि वह समूचे देश के लिए नियम और कानून को लागू करे, क्योंकि यह तो सिर्फ नियम और कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, तो हम लोग यही कहेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये था अनुच्छेद 73। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसको कोशिश किया जाएगा कि आगे की क्लास में दूर किया जाए। ठीक है, धन्यवाद।